डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स जीएस जर्नी का एक विशेष एपिसोड और जिसमें आपके साथ हम होते हैं करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल के साथ। डेली की तरह आपसे शुरुआत करते हैं प्रश्न से, लेकिन उससे पहले जानते हैं कल जो सवाल आपसे किया गया था। ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? और कई लोगों ने इसका उत्तर दिया कि भारत चौथे स्थान पे रहा है और बिल्कुल सही उत्तर था, चौथे स्थान पे भारत रहा है। हम जल्द ही आपके बीच में होंगे जब पूरा ग्लासगो राष्ट्रमंडल में भारत का जो प्रदर्शन रहा है इसको लेकर। लेकिन साथ में आपको एक जानकारी दे दें, जब 2030 में राष्ट्रमंडल गेम होगा तो भारत उसका मेजबानी करेगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा तो राज्य होगा गुजरात। गुजरात में राष्ट्रमंडल खेल 2030 में आयोजित होंगे। अब आज के लिए जो आपके लिए सवाल है, जैसा कि अभी जानते होंगे कि अभी हाल में एक ब्रॉड पीक पर्वतारोहण के दौरान एक बड़े प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जा का हिमस्खलन में देहांत हो गया है और उनके साथ साथ उनके मित्र और उनके कोच भी नहीं रहे। 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस हिमस्खलन में। आपको बताना है कि ब्रॉड पीक पर्वत जिस पर कि निर्मल पूर्जा चढ़ाई कर रहे थे वह किस देश में पड़ता है? फिर से एक बार क्वेश्चन, ब्रॉड पीक किस देश में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें। और अब हम चलते हैं आपके लिए जिन 10 सवालों को आज हम लेकर के आए हैं उनमें पहला आपके लिए है, जलाशयों पर तैरते सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? यानी जलाशयों पर तैरते हुए फ्लोटिंग सोलर, यानी सोलर प्लेट जैसा ही जो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा, उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, सीपीएसयू योजना चरण 2 और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आप थोड़ा सा देख लें, सौर ऊर्जा फ्लोटिंग सोलर, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। सूर्य सरोवर योजना, सरोवर मीन्स तालाब, और तालाब में सूर्य के जो रोशनी पड़े उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसी का को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा सवाल आपके लिए है, इससे पहले थोड़ा दूसरे सवाल से पहले देखते हैं ये जो योजना है इसके तहत 2030 से 31 तक देश भर में 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रव्यापी योजना को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे लागू किया गया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये सोलर फोटोवोल्टिक यानी जो फ्लोटिंग योजना है इसको किसने जारी किया है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया है। योजना से जमीन अधिग्रहण की समस्या खत्म होगी, जलाशयों के पानी का बाष्पीकरण कम होगा। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, पहले तो जब इसी जो प्लांट को जमीन पर अगर बैठाया जाता है तो काफ़ी जमीन उसके द्वारा अधिग्रहित हो जाती है, जमीन का ग्रहण कर लिया जाता है इसको। लेकिन जब ये तालाब पर होगा तो पहले तो तालाब पर सूर्य का रोशनी पड़ने के बाद उसका बिजली की तरह, यानी दैट्समीन की सोलर इन प्लेट है तो उसको कंज्यूम कर करके आपको उसको बिजली, सोलर एनर्जी को बिजली में परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा में। दूसरा फायदा जो इसका होने वाला है कि प्लेट के कारण तालाब के जो जल होंगे उसका बाष्पीकरण कम होगा, तो इस तरह से दोहरा लाभ इससे है। और उसके बाद साल में करीब 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। तो इस प्रकार से यह एक बहुआयामी योजना है। दूसरा सवाल आपके लिए है, जो ग्लासगो में जो भी राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुआ है उससे है, महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो खेल में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? विकल्प है तुलिका मान, यामिनी मौर्य, इसरूप नारंग और अस्मिता डे। और सही आंसर है अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में। एक नजर डालते हैं, भारतीय पहली खिलाड़ी बन गई है अस्मिता डे जिसने कि इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
फाइनल में उन्होंने हेडी क्वाच जो कनाडा के रहे उनको कनाडा को 2-1 से जीत हासिल की, यू को 2-1 से जीत हासिल की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2006 की जूडो स्पर्धा में भारत की तरफ से कुल 14 सदस्यीय टीम गई थी। और आप जरा सा देख लें कि जूडो में जो 14 सदस्यीय टीम गई थी, इसके परफॉर्मेंस पे देखिए, इसमें 7 पुरुष और 7 महिला थे। और इसमें अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यामिनी मौर्य ने रजत पदक प्राप्त किया 57 किलोग्राम वर्ग में, और हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो वर्ग में देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इस तरह से जो 14 सदस्यीय टीम जूडो की भारत से जो गई, उनमें से 3 पदक प्राप्त हुआ, जिनमें 2 स्वर्ण और 1 रजत थे। 1 स्वर्ण और 1 रजत महिलाओं के हिस्से लगा, और 1 स्वर्ण जो है आप देख रहे हैं हर्ष सिंह ने प्राप्त किया। इस तरह से कह सकते हैं कि जूडो में प्रभाव अच्छा प्रदर्शन रहा ग्लासगो में भारत का। अगला सवाल आपके लिए है कि भारत ने सीमा पार डिजिटल लेन देन को आसान बनाने के लिए अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को किस पड़ोसी देश की त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा के साथ एकीकृत किया। देखिए, यूपीआई तो इंडिया की हो गया, अब आपको ये बताना है कि फवारा किसका है। जिसका होगा उसी के साथ होगा मालदीव, कंबोडिया, जापान और कतर, और फवारा है मालदीव का। इस प्रकार से मालदीव के साथ भारत ने त्वरित भुगतान प्रणाली को, मतलब भुगतान त्वरित हो सके, इसके लिए फवारा के साथ एकीकृत कर दिया है यूपीआई को। राष्ट्रीय त्वरित भुगतान प्रणाली आईपीएस फवारा को मालदीव के केंद्रीय बैंक मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा चलाया और संचालित किया जाता है। यानी फवारा जो है मालदीव का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे अपना केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसी तरीके से मालदीव का केंद्रीय बैंक है मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, उसके द्वारा यह संचालित होता है। यह सुविधा बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी के ग्राहकों के लिए शुरू की गई। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के प्रमुख हैं अभी कौन? डॉक्टर अहमद मुनावर। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक और एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के आपसी सहयोग से विकसित किया गया है। लेन देन मालदीवियन रुपया या अमेरिकी डॉलर में होता है, प्राप्तकर्ता को भारतीय रुपये में प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून का है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? विकल्प आपके लिए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत चौथे स्थान पर रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा पे कौन रहा है। तो पहले तो ग्वांगझू चीन में हुरून ग्लोबल इंडेक्स जो जारी किया गया है, ग्वांगझू से चीन में पड़ता है, और इसको जारी कौन करता है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। हुरून रिपोर्ट के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हुगेवर्थ हैं। चीन में इन्हें हुरून के नाम से जाना जाता है, इसलिए उनके द्वारा जो जारी किया गया उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसमें वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है 806 यूनिकॉर्न के साथ। यानी इसमें यूनिकॉर्न कंपनी होने के लिए कुछ मानक होते हैं, तो इस प्रकार से उसके पास 806 ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न के मानक को पूरा करते हैं। वही चीन दूसरे नंबर पर है 381 यूनिकॉर्न के साथ, और तीसरा स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है 70 यूनिकॉर्न के साथ, और चौथा स्थान भारत के 61 यूनिकॉर्न के साथ है। यानी 61 यूनिकॉर्न मतलब कंपनियां भारत में हैं। इनमें से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में है, इसलिए कहा जाता है भारत की यूनिकॉर्न राजधानी किसको? बेंगलुरु को। यहाँ 25 है, अब 61 में से 25 केवल बेंगलुरु में ही है। दूसरा शहर मुंबई है जहाँ 13 यूनिकॉर्न है, और भारतीय स्टार्टअप स्टॉक ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म में सबसे आगे है। इसके बाद जेप्टो $7 बिलियन और रेजरपे $6 बिलियन का स्थान है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि हुरून ग्लोबल इंडेक्स, यानी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो होता है उसको जारी किया गया जाता है चीन के द्वारा, ग्वांगझू में है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया गया है। और इस वर्ष जो इंडेक्स आया है उसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले
स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे पर क्रमशः यूएसए, चाइना, यूके है और चौथे पर भारत है। पांचवा सवाल है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? अगले वर्ष होने वाले आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। और सही आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, वर्ष 2003 में साउथ अफ्रीका को मेजबानी मिली थी और उसके बाद 24 साल बाद ऐसा होगा जब किसी अफ्रीकन कंट्री को इसकी मेजबानी मिल रहा है। थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है फॉर्मेट में। कुल 14 टीम हिस्सा लेगी और इसको जो है सो 3 स्टेज में, 3 स्टेज फॉर्मेट अब इसका होगा। पहले सुपर सीरीज होंगे, उसके बाद ग्रुप चरण होंगे। सुपर सीरीज में 14 टीमें हैं और ग्रुप चरण में 12 टीमें इसमें से आएंगी, जिनको 2-2 ग्रुप में बांटा जाएगा और उनमें से 7 आएंगे जिसको सुपर 7 होगा। और सुपर 7 के बाद नॉकआउट राउंड, यानी यहाँ तक आप, यानी कहने का सेंस है आसानी से आप सीधे फाइनल तक नहीं पहुंच सकते। यानी पहले ग्रुप सुपर सीरीज में खेलना है, फिर ग्रुप चरण में आना है, फिर सुपर 7 होगा और सुपर 7 से तब नॉकआउट होगा, सेमीफाइनल और फाइनल। यानी सुपर 7 की जो टॉप 4 टीम होगी वो सेमीफाइनलिस्ट होगी और उसमें से 2 टीमें फाइनल में पहुंचेगी। कुल 57 मैच खेले जाएंगे, 14 टीम इसमें हिस्सा लिए हैं। नामीबिया के 1 स्टेडियम में मैच होंगे, जिम्बाब्वे के 3 स्टेडियम में होंगे और साउथ अफ्रीका के 8 स्टेडियम में होंगे। जो साउथ अफ्रीका का 8 स्टेडियम है उसमें जोहान्सबर्ग वांडर्स स्टेडियम, फाइनल का संभावित स्थान है जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, केप टाउन, डरबन, मैकवेरा और ब्लूमफोंटेन पार्ल लंदन में है। जिम्बाब्वे का जो 3 स्टेडियम है हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स है। मुकाबला में कुल 12 शहरों के स्टेडियम खेले जाएंगे और जैसा कि हमने कहा कि 2003 में हुए थे और यह जब 2003 की बात आएगी भारत के लिए खास था, क्योंकि भारत वहां फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से पराजित होगा, वहां पराजय का सामना भारत को करना पड़ा था। लेकिन क्या शानदार फाइनल तक का सफर था भारत का 2003 का। अपेक्षा है कि 27 में 3 की यादों को दूर करके भारत शायद इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर सके। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस पड़ोसी देश को भेजी गई है? पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस पड़ोसी देश को भेजी गई है? पाकिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश। पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान को भेजी गई है। लोकप्रिय डेयरी ब्रांड पूर्वी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप, यानी देखिए ये डेयरी ब्रांड है, पूर्वी आइसक्रीम की है। यानी अगर पूछा जाए कि पूर्वी किसका ब्रांड है, आइसक्रीम का ब्रांड है, डेयरी का है और भूटान को भेजी गई है। 5627 लीटर पूर्वी आइसक्रीम भूटान के लिए रवाना की गई है। यह आइसक्रीम खेप भूटान के प्रमुख शहरों थिम्पू, पारो, फुइंग, सोलिंग और वांगडेयू के बाजारों में आपूर्ति की जाएगी। पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड द्वारा विपणन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के डेयरी किसानों की आय बढ़ाना और भारतीय डेयरी उत्पादों के वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। अगला सवाल हमारे लिए है, 7वां है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 177 देश इसमें सम्मिलित हुए और आप अगर देखेंगे तो इन 177 देश में भारत को देखिए 176वां स्थान है। तो आप इससे सोचिए कि आप तो मतलब इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का क्या रहा है, यानी इससे नीचे एक ही देश रहा है। एस्टोनिया 74.79 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद लिखिए लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश हैं और क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से यह तैयार किया गया सूचकांक है
जिसमें 177 देशों के एक 47 संकेत को यानी कि जिन वो मानक जिनसे कि यह सूचकांक जारी किया जाता है उनमें 47 हैं और 12 पर्यावरण श्रेणी। भारत का प्रदर्शन वायु गुणवत्ता और जैव विविधता क्षेत्र में सबसे खराब रहा है। दोनों श्रेणियों में भारत को 174वीं रैंक मिली है। बढ़ती कोयला निर्भरता और शहरीकरण को इसका मुख्य कारण बताया गया है। इसके अलावा भारत ने जलवायु परिवर्तन शमन में 130वां स्थान, कचरा प्रबंधन में 141वां स्थान, स्वच्छता में भी 141वां स्थान। तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अगर कहा जाए तो ये जो जैव विविधता और वायु गुणवत्ता का है उसकी तुलना में अगर कहा जाए तो थोड़ा भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हाल ही में सुर्खियों में रही KH-101 एक क्रूज मिसाइल। कौन सा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। किस देश द्वारा विकसित की गई है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। और सही आंसर है इसका KH-101 रूस के द्वारा विकसित की गई है। यह आधुनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, ध्यान में रखना है। जमीन पर मार करने, हवा से जमीन पर, यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली है KH-102। हाँ, चलिए, इसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। लंबी दूरी के लिए हम लोग के लिए बेहद खतरनाक है और दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। सतह के काफी करीब उड़ान भर सकती है। 450 किलोग्राम तक के पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में यह सक्षम है। KH-102 है जो परमाणु हथियार ले जा सकता है। रूसी वायुसेना इसके संचालन के लिए मुख्य रूप से अपनी रणनीतिक बमवर्षक विमानों Tu-95 MS और Tu-160 का उपयोग करती है। ये था हमारा KH-102 और इसके बाद कहा कि अगला जो आएगा वो KH-102 होगा, वो 101 के बारे में था। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बगदरा वन्य जीव अभयारण्य, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष निर्देश दिए हैं, किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगदरा 1978 में इसको राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में दिया गया, सीमा दी गई और मतलब राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में मान्यता दिया गया। 478 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सोन नदी के साथ यह अभयारण्य की दक्षिणी सीमा, सोन नदी इस अभयारण्य के साथ दक्षिणी सीमा बनाती है। सोन जैसा कि आप जानते होंगे अमरकंटक से निकलने वाली नदी सोन। और मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन यहाँ पाए जाते हैं। काले हिरन, जंगली सुअर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सांबर और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के निवास स्थान के लिए बगदरा को जाना जाता है। द इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक पुस्तक है। द यानी इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेखक कौन हैं? अमिताभ कांत, सौमित्र चक्रवर्ती, अनिल सासी, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है इसका अनिल सासी। अनिल सासी ने द इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रचना की है। और प्रसिद्ध समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल बिजनेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन के संपादक हैं अनिल सासी। यह पुस्तक इलेक्ट्रिक वाहनों के 19वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास से लेकर भविष्य की टिकाऊ गतिशीलता, बैटरी तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला और भारत के ईवी ट्रांजिशन फेम योजना और स्थानीय नीति का एक विस्तृत और व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अर्थात कि कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक वाहनों का जो हिस्ट्री रहा है, इससे जो उसका एक एडवांस रूप आएगा, उसका जो परिवर्तित रूप आएगा, उस सब को लेकर के अनिल सासी ने इस पुस्तक को लिखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य आगे कैसा है। इसका प्रकाशक रहा है हैचेट इंडिया, यानी हैचेट इंडिया द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।